शिवम छत पर अपने बिस्तर पर बैठा सामने छत पर कपड़े सुखाती आरफा को देख रहा था। आरफा सलीम भाई की इकलौती बेटी है। पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार आरफा को ही मिलता है। सलीम के घर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन उसने आरफा को कॉलेज जाने की परमिशन दी। बचपन से शिवम उसे देखता आ रहा है, लेकिन अपने पिताजी और सलीम भाई की दुश्मनी की वजह से आरफा से उसकी बात नहीं हो पाई। आरफा जिस कॉलेज में पढ़ती थी, शिवम भी उसी कॉलेज में था, लेकिन अपने पिताजी और आरफा के अब्बू के डर से कभी उसने आरफा से बात नहीं की। बस दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे। पिछले कई सालों से आरफा इसी वक्त छत पर कपड़े सुखाने आती थी और उसे देखकर शिवम की सुबह होती। ये एक मूक मोहब्बत थी जिसका ना इजहार हुआ था ना ही इकरार। आरफा नीची नजरें किए कपड़े सुखाती जा रही थी और फिर तार पर डाले गए कपड़ों को साइड करके नजरें उठाकर शिवम को देखा। शिवम हल्का सा मुस्कुरा दिया। आरफा, क्या कर रही हो इतनी देर से? कपड़े सुखाने गई हो या इस्त्री करने? नीचे आंगन में बैठी आरफा की खाला रुखसार ने पान चबाते हुए कहा। वहीं कुछ ही दूर बैठा सलीम सुबह का अखबार पढ़ रहा था। जी आई, कहते हुए आरफा तेजी से वहां से चली गई। शिवम अभी ठीक से उसे देख भी नहीं पाया था। वह उठा और अंगड़ाई लेते हुए नीचे चला आया। केशव पंडित नहाने के बाद तैयार होकर रसोई की तरफ आए और अंदर काम करती हुई पंडिताइन से कहा, का पंडिताइन, आज चाय ना पिलाई हो? चाय काहे पिएंगे, आप तो हमारा खून पीजिए, पंडिताइन ने गुस्से से कहा। अरे काहे बिगड़ती हो पंडिताइन, जब तक तुम्हारे हाथ की चाय न पिए शुरुआत कहाँ होती है दिन की। अभी गुस्सा थूक दो, केशव पंडित ने उन्हें मनाते हुए कहा। कहाँ थूके? पंडिताइन ने बाहर आकर उन्हें घूरते हुए कहा। लो हमारे मुंह पे थूक दो। अरे छोड़ो ना पंडिताइन, सुबह सुबह तुम मुंह फुला ली हो। ये उम्र में अच्छा लगता है का ये सब? पंडित जी ने कहा। ये पकड़ो चाय और जाकर अपनी दुकान देखो, कहते हुए वे वापस रसोई में चली गई। केशव पंडित चाय ले आए और कुर्सी पर बैठकर पीने लगे। जीने से नीचे उतरते हुए शिवम बचकर निकलने की सोच ही रहा था कि केशव पंडित ने कहा, का बेटा, सूरज देवता जब तक आंगन में दर्शन न दे तुम्हारे भी दर्शन नहीं होते हैं। कितनी बार गए हैं, सुबह जल्दी उठा करो, पूजा पाठ किया करो, दुकान पर बैठो, पर नहीं। आजकल के लौंडों को तो कैसे घर के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बेचारा शिवम, सुबह सुबह उसे लेक्चर सुनने को पड़ गए। अब पिताजी को तो जवाब दे नहीं सकता था, इसलिए पंडिताइन को ही आवाज लगा दी। अम्मा, नाश्ता बनाई दो, कॉलेज जाना है। बेटा 12वीं तो तुमने 3 बार कोशिश करके पास की, कॉलेज में कितने साल लगे हैं? केशव पंडित ने कहा तो शिवम ने उनके सामने आकर कहा, जितने भी साल लगे हैं पिताजी, हमो दुकान पर बैठकर जलेबी ना बनाई है। हाँ हाँ बेटा, तुम का करी हो, तुम तो राजा महाराजा के घर से हो, केशव पंडित ने कहा। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तैयार होकर आया और नाश्ता करके अपनी किताब उठाकर वहां से निकल गया। बाहर आकर उसने किताब को बाइक में फंसाया और बैठकर आंखों पर चश्मा लगा लिया। पूरा मोहल्ला उसे शिवम के नाम से कम और पंडित जी के लौंडे के नाम से ज्यादा जानता था। शिवम ने बाइक स्टार्ट की कि बिट्टू आकर पीछे बैठा और कहा, अरे भैया, कॉलेज जा रहे हो तो हमें भी रास्ते में छोड़ देना, कहा है कंप्यूटर क्लास के लिए फॉर्म भरना है। छोटे पंडित जी मान गए तुम्हारी क्लास के लिए? शिवम ने बाइक आगे बढ़ाकर कहा। काहे नहीं मानेंगे, तुम्हारे पिताजी की तरह थोड़े हैं कि कुछ ही ना सुने, बिट्टू ने मुंह बनाकर कहा। शिवम ने बाइक रोकी और बिट्टू को उतरने को कहा। का बाइक बंद पड़ गई है का, या टंकी खाली है? बिट्टू ने कहा। ऐसा है बेटा, हमारे पिताजी से हम चाहे जितना झिले, कोनो दूसरा बोले तो बर्दाश्त नहीं होता, पैदल आ जाना, कहकर शिवम बाइक लेकर चला गया और बेचारा बिट्टू पैदल ही चल पड़ा। शिवम कॉलेज पहुंचा। क्लास में आते ही नजर फर्स्ट बेंच पर बैठी आरफा पर चली गई। काले बुरखे से ढकी आरफा की बस आंखें नजर आ रही थी। शिवम की नजरें उससे मिली और वह 3 लाइन छोड़कर पीछे बैठ गया।
टीचर्स आए और पढ़ाकर चले गए। पीछे बैठे शिवम ने आज आरफा से अपने दिल की बात करने का मन बना लिया था। उसने कागज पर कुछ लिखा और आरफा तक पहुंचा दिया। आरफा ने कागज खोलकर देखा, उसमें लिखा था, आज कॉलेज के बाद हमसे लालू कचौड़ी वाले की दुकान पर मिलो। आरफा ने पलटकर देखा तो पाया शिवम उसे ही देख रहा है। आरफा ने कागज को मोड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। आरफा के साथ उसकी खाला की बेटी शबनम भी कॉलेज आती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों आकर रिक्शा में बैठी। आरफा ने रिक्शा वाले से लालू कचौड़ी वाले की गली चलने को कहा। वहां क्यों जाना है, घर तो उस तरफ है ना? शबनम ने टोका तो आरफा ने कहा, तू चुप करके बैठ, आप चलिए भैया। रिक्शा वाले ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रिक्शा दुकान से कुछ पहले आकर रुका। आरफा और शबनम नीचे उतरी। दुकान के पास ही शिवम अपनी बाइक पर बैठा आरफा का इंतजार कर रहा था। आरफा को देखते ही बाइक से उतरकर आंखों से चश्मा उतारकर शर्ट में टांग लिया। आरफा और शबनम उसके सामने आई। शिवम को वहां देखकर शबनम ने कहा, ये यहाँ क्यों आया है? किसी ने हम दोनों को इसके साथ देख लिया तो मामू जान को बता देंगे और फिर हमारी खैर नहीं। चुप करो, हमने बुर्खा पहना है, कोई हमें नहीं जानता, आरफा ने कहा। शिवम उनके पास आया और आरफा से कहा, कचौड़ियाँ खानी है? आपने हमें कचौड़ियाँ खाने के लिए बुलाया है? आरफा ने सवाल किया। शिवम मुस्कुरा उठा और कहा, नहीं, हमारा मतलब कचौड़ी खाते खाते बात कर लेते। आरफा ने कुछ नहीं कहा तो शिवम ने 3 स्पेशल कचौरी लगाने को कहा और दोनों के साथ आकर साइड में खड़ा हो गया। शिवम बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन शुरू कहां से करे। उसे उलझन में देखकर आरफा ने कहा, तो क्यों बुलाया आपने हमें यहां? वो हम कहना चाहते थे कि मतलब वो हमें तुम पसंद हो, मतलब इतना कि आज तक तुम्हारे अलावा मोहल्ले की किसी लड़की को नहीं देखे हैं हम। बहुते बार बात करने की कोशिश किए पर हिम्मत नहीं कर पाए। तुम तो जानती ही हो हमारे घर की दुश्मनी, लेकिन क्या करें, दुश्मनी दिल थोड़ी ना समझता है। वो तो जिस पे आना होता है आ जाता है। हर सुबह हम तुम्हारे घर की छत पर आने का इंतजार करते हैं। न जाने कितने सालों से बस वो एक झलक काफी है तुम्हारी हमारे लिए। आज हिम्मत करके तुमसे ये सब कह रहे हैं, शिवम ने कहा। आरफा खामोश रही तो उसे टेंशन होने लगी और उसने कहा, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अपना फैसला कभी भी बता सकती हो। अगर तुमने ना भी कहा तो हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छे प्रेमी की तरह दूर हो जाएंगे। तुम्हारी खुशी जरूरी है हमारे लिए। आपको क्या लगता है हम रोज छत पर सिर्फ कपड़े सुखाने आते हैं? आरफा ने उलझन भरी बात कही। मतलब? शिवम ने कहा, मतलब ये कि हम कपड़ों की आड़ में आपको देखने आते हैं। अब्बू और आपके पिताजी की दुश्मनी की वजह से आपसे बात तो नहीं हो सकती थी, इसलिए आपको एक नजर देख लेते थे, कपड़े सुखाने के बहाने। बचपन से आपको देखते आ रहे हैं और आपके अलावा किसी और को देखने की इंशाल्लाह कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, आरफा ने कहा। शिवम का दिल खुशी से नाचने लगा। आरफा ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन अपनी ओर से शिवम को हरी झंडी दिखा दी। शिवम आरफा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और आरफा ने भी कह दिया था कि वह उसे पसंद करती है। शिवम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दुकान पर काम करने वाला लड़का 3 प्लेट कचौरियां देकर चला गया। अब तक शिवम ने आरफा को दूर से ही देखा था, कभी नजदीक से देखने का मौका नहीं मिला था। आरफा ने जैसे ही अपना नकाब ऊपर किया, शिवम तो बस उसे देखता ही रह गया। दूध सा सफेद गोरा रंग, गहरे काजल से सनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख लाल होंठ और होंठों से हल्का सा नीचे काला तिल। एक बड़ा तिल आरफा के दाएं गाल पर भी था। शिवम को अपनी ओर देखता पाकर आरफा ने आंखों से इशारा किया। शिवम ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिला दी। शबनम उन दोनों को साथ देखकर मन ही मन घबरा रही थी और बार बार आरफा से चलने का इशारा कर रही थी। जल्दी जल्दी खाकर आरफा ने शिवम से कहा,
अच्छा तो हम चलते हैं, दोबारा कब मिलेंगे? हमको ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, शिवम ने कहा। अपना फोन दो, आरफा ने कहा तो शिवम ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। आरफा ने अपना नंबर शिवम को फोन में सेव करते हुए कहा, इसमें हमारा नंबर है, आप जब चाहे फोन कर सकते हैं। शिवम ने खुश होकर फोन जेब में रख लिया। सामने से आते रिक्शा को रोका और आरफा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, वैसे चाहते तो थे हमारे साथ बाइक पर चलो, पर कोई नहीं, फिर कभी। आरफा शबनम को साथ लेकर रिक्शे में जा बैठी और चली गई। शिवम आज बहुत खुश था। खुशी खुशी बाइक उठाकर वह घर के लिए निकल गया। कुछ देर की खामोशी के बाद शबनम ने कहा, बाजी ये आपने क्या किया? मामू जान को पता चला पंडित जी के लड़के से मिली हैं तो वो हम दोनों की खाल खिंचवा देंगे। जानती है ना आप उन्हें। उन्हें कौन बताएगा? तुमने अगर बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खाल हम खींच लेंगे। आरफा ने शबनम को आंखें दिखाते हुए कहा, मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा। और तो और पंडित जी का लड़का है वो, जिनसे मामू जान का 36 का आंकड़ा है, जानती हो ना? शबनम ने परेशान होते हुए कहा, जानते हैं, लेकिन दिल इन सब बातों को नहीं मानता। हम बचपन से शिवम को पसंद करते हैं, आज उसने कुछ सामने से इजहार किया तो हम मना कैसे कर देते? अब तो तय है शब्बो, हमारा निकाह अगर किसी से होगा तो वो पंडित जी के लड़के से ही होगा। आरफा ने कहा। बेचारी शबनम, उसे तो सोचकर ही डर लग रहा था। दोनों घर पहुंची और सबको सलाम कर अपने कमरे में चली गई। शबनम आरफा के साथ ही रहती थी। रात के खाने के बाद आरफा सबसे छुपते छुपाते छत पर चली आई और पंडित जी के घर की ओर नजरें दौड़ाती। शिवम नीचे आंगन में था। आरफा को देखते ही वह दौड़कर ऊपर चला आया और उसका नंबर डायल किया। आरफा ने तुरंत फोन उठा लिया तो शिवम ने कहा, अरे वाह, लगता है हमारे फोन का इंतजार कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चेक कर रहे थे कि नंबर सही दिए हैं या नहीं, आरफा ने कहा। और उसके बाद शुरू हो गई दोनों में कभी न खत्म होने वाली बातें। आरफा और शिवम की प्यार की खुशबू भला कब तक बंद रहती। दोनों अब घर वालों से छुपकर मिलने जुलने लगे थे। दिन भर मैसेज, फोन में बातें होती रहती थी। शिवम भी बिट्टू और आदित्य से न झगड़े करता, ना ही पंडित जी से बहस। वह दिन भर अपने फोन में ही लगा रहता था। सलीम भाई और केशव पंडित के झगड़ों में कोई सुधार नहीं था। इनकी दुश्मनी जितनी गहरी होती जा रही थी, उधर आरफा और शिवम का प्यार उतना ही गहरा होता जा रहा था। एक शाम शिवम ने जिद करके आरफा को मिलने बुला लिया और आरफा आज पहली बार अकेले ही चली आई। इतना भरोसा तो उसे हो चुका था अपने शिवम पर। कुछ देर दोनों बैठे बातें करते रहे और फिर आरफा बड़े प्यार से शिवम के चेहरे को देखने लगी। आरफा को अपनी ओर देखता पाकर शिवम ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो हमें? शिवम, आप बहुत अच्छे हो। हमारा बस चले तो हम जिंदगी भर आपको यूं ही देखते रहें। आरफा ने कहा, अच्छा ऐसी बात, चलो फिर शादी कर लेते हैं। हमारे साथ रहो, हमारे घर, फिर दिन रात हमें देखती रहना। शिवम ने कहा, शादी? अगर घर में किसी को पता चला हम आपसे मिलने आए हैं तो हंगामा हो जाएगा। आप जानते हैं ना हमारे पिताजी, आई मीन आपके पिताजी और हमारे अब्बू को। आरफा ने कहा, तो इसका मतलब हमारी शादी नहीं होगी? शिवम ने परेशान होकर कहा, होगी ना, जरूर होगी, लेकिन पहले घर वालों को मनाना होगा। आरफा ने कहा, मतलब पहले प्यार के लिए पापड़ बेले, आप शादी के लिए पापड़ बेलेंगे? कोई नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ। अब प्यार किया है तो निभाएंगे भी। शिवम ने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं। आरफा ने उठते हुए कहा तो शिवम ने अपना गाल उसके आगे कर दिया और आरफा से कहा, आरफा ने देखा तो कहा, शादी से पहले ये सब? गाल पे ही तो करना है, कौन सा इंग्लिश वाली करने को बोले हैं? नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। कहते हुए शिवम ने जैसे ही साइड होना चाहा, आरफा ने उसके गाल पर किस करके कहा, बाय।
आरफा चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सलीम गुस्से से चिल्लाया, आरफा, आरफा, बाहर आओ। आंगन में सलीम, सलीम की बेगम, सलीम का साला रुखसार, शबनम, आरफा के दोनों भाई और उनकी बीवी सभी जमा थे। आरफा डरते डरते आंगन में आई। घर वालों के अलावा दुकान पर काम करने वाला नौकर भी वहीं खड़ा था। आरफा को वहां देखते ही सलीम ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, बेगैरत लड़की, शर्म नहीं आई सरेआम एक लड़की को चूमते हुए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इसने बताया मुझे। तुम्हें उस पंडित के लौंडे के साथ देखा है इसने। मोहल्ले में तुम्हें वही एक लड़का मिला था इश्क करने को। अरे सलीम भाई, मैंने तो पहले ही कहा था लड़की को कॉलेज नहीं भेजो, पर मेरी इस घर में सुनता कौन है? रुखसार ने मुंह बनाकर कहा, आप चुप रहिए, जरूर उस लड़के ने इसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया होगा। आरफा की अम्मी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, शिवम बहुत अच्छा लड़का है। आरफा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई मतलब नहीं। इस घर की होकर तू दुश्मन के घर में जाएगी। अपने अब्बू की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। कान खोल कर सुन लो तुम। आरफा, दुनिया में किसी भी लड़के से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा, लेकिन उस पंडित के लौंडे से नहीं। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। और रुखसार, फोन छीनो इसका, बहुत हुआ लाड प्यार। सलीम भाई ने गुस्से से कहा और अपना छुरा निकालकर घर से बाहर जाने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोके। सभी दरवाजे पर चले आए। सलीम गुस्से से केशव पंडित के घर के सामने आया और चिल्लाया, केशव पंडित, अरे ओ केशव पंडित, मुझसे नहीं जीत पाए तो अपने लौंडे को आगे कर दिए। बाहर निकल, आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैंने कहा बाहर निकल। केशव पंडित आया और कहा, का है बेदड़ियल, कहां इतना गला फाड़ रहे हो? सुबह सुबह का भूचाल आ गया है मोहल्ले में। भूचाल तो अब आएगा जब तुझे तेरे लौंडे के कारनामे पता चलेंगे। मेरी बेटी को बहकाता है, बाहर बुलाओ उसे। सलीम भाई ने गुस्से से कहा, कौन? शिवम? मोहल्ले की लड़कियां का मर गई है जो तुम्हारी लड़की को पसंद करेगा वो। पंडित ने चौड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है ना तो जाकर पूछो अपने लौंडे से, सारा सच पता चल जाएगा। और उसे बोलना मेरी बेटी से दूर रहे, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मीट की दुकान पर बेच दूंगा, वो भी किलो के भाव में। कहते हुए सलीम गुस्से में वहां से चला गया। सलीम का गुस्सा देखकर पंडित जी अंदर चले आए और शिवम को आवाज लगाई। कुछ देर बाद शिवम वहां आया तो पंडित जी ने कहा बेटा, क्या चल रहा है आजकल? दुश्मन की बेटी से प्यार करने लगे हो? हम प्यार करते हैं उससे, शिवम ने धीरे से कहा तो केशव पंडित ने अपने पैरों से चप्पल निकालकर शिवम की ओर फेंकते हुए कहा, अरे काहे खानदान का नाम डुबोने में लगे हो? कैसा कपूत पैदा किए हो पंडिताइन? मुसलमान की लड़की से प्यार किए हैं, वो भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन के घर। हाँ तो मुस्लिम है तो क्या हुआ, कोई पाप किए हैं का? शिवम ने कहा तो पंडित जी ने दूसरी चप्पल भी फेंक के मारी और निशाना चूक गया। जहां दुश्मनी थी वह उनका बेटा वहीं रिश्ता बनाने चला था। सोचकर ही केशव पंडित की बीपी हाई होने लगी थी और वे कुर्सी पर बैठ गए। सरस बाहर से आया, उसे कुछ पता नहीं था। वह सीधा पंडित जी के पास चला आया और आकर कहा, दादा दुकान खोल देगा? हमारे सुपुत्र ने हमारे लिए नरक के द्वार खोल दिए, तुम साले दुकान खोल दो। पंडित जी ने गुस्से से कहा और उठकर चले गए। तो दोस्तों ये था मोहल्ला 24/7 भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मोहल्ला 24/7 मेरे साथ।